Assalamualaikum. I am Abira Imran, your instructor and founder of MedGrace. And today I am here to discuss with you the most important lecture, that is glycolysis. And I think the most difficult lecture जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो एटीपी की एनर्जी की कैलकुलेशंस, इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह आज इस लेक्चर में जो है वो हम ये सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आई विल डू माई बेस्ट to teach you something new and make it easy for you. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस जो है वो होता क्या है, तो ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस से जो है हमारे पास ये दो वर्ड से बना है। ग्लाइकोलिसिस से जो है वो हमारे पास दो वर्ड से बना है, एक होता है ग्लाइको और एक होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब जो होता है वो आपको पता होगा, ब्रेक डाउन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। और हमारे पास ग्लाइकोज जो है इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक हमारे पास इससे ग्लूकोज हम मतलब ले सकते हैं और इससे हम मतलब ले सकते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को ये पता है कि ग्लाइकोजन क्या होता है तो वो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हम देखेंगे कि किन स्टूडेंट्स की नॉलेज कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, अच्छा अब तक आपने सुना होगा कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, लेकिन जो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी हो सकती है और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ग्लूकोज की ये ब्रेकडाउन होती है तो इसमें ग्लाइकोजन कहाँ से आ गया और किस तरह जो है वो ब्रेकडाउन होती है और ये होता क्यों है, मतलब ग्लाइकोलिसिस का पर्पस क्या है, ये होता क्यों है बॉडी में। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है यानी कि शुगर की ब्रेकडाउन, शुगर कह लें हम या ग्लूकोज कह लें अपनी बॉडी में। हमने सुना तो है कि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी नीड होती है हमारी बॉडी की, उससे एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो एनर्जी की सोर्स होता है। और ग्लूकोज जो है आपको ये भी पता होगा, ये ग्लूकोज जो है वो एक मोनोमर है, यानी एक शुगर यूनिट है जो कि मोनोमर फॉर्म में होता है। और ये हमारे पास स्टार्च से मिलता है या कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, या ग्लूकोज जो है वो हमें नेचुरली भी मिलता है हमारी डाइट से, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है अब बॉडी में चला गया, लेकिन अब इसको जो है वो किस तरह एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी हमारी बॉडी इससे एनर्जी किस तरह बनाती है। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, इसे फॉलो करके हमारी बॉडी क्या बनाती है, इससे एनर्जी बनाती है। ग्लूकोज से किस तरह एनर्जी बनाती है, तो ये हो गया हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का इंट्रो कि ये होता क्यों है। अच्छा, एनर्जी के लिए मतलब दूसरे प्रोसेस के ज़रिए भी ग्लूकोज जो है वो कंजम्पशन हो रही होती है। ग्लूकोज जो है वो दूसरे प्रोसेस के ज़रिए भी एनर्जी बना रहा होता है, लेकिन जो हमारे आरबीसीज़ हैं, इसके अलावा जो हमारे नर्व सेल्स हैं, ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं ग्लाइकोलिसिस पे और मेनली इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी सोर्स के लिए। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो कितने स्टेजेस हैं इसके। ग्लाइकोलिसिस जो है वो हम 4 स्टेजेस में इसे डिवाइड करते हैं और 4 स्टेजेस में अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमें बहुत इजी भी लगेगा। स्टेज 1 भी हम बात कर लें सबसे पहले, तो स्टेज 1 को हम प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं। स्टेज 1 में होगा क्या कि हमारे पास ग्लूकोज है। अब मैंने बताया आपको कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, ये शुगर यूनिट होता है। तो हम ऐसे जो है वो इससे कार्बन को शो कर रहे हैं, 1 2 3 4, आप बताएं कितने कार्बन्स होते हैं इसके अंदर, 6 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज में हमारे पास ये हो गए 6 कार्बन। हम किसको शो कर रहे हैं, ग्लूकोज को शो कर रहे हैं। अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो ये बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सॉरी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं, इसके ऊपर एंजाइम लगेगा। कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेस या फिर ग्लूकोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस, ये दो एंजाइम में से कोई एक एंजाइम लगेगा। ये दोनों अलग अलग एंजाइम है, इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करें। हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस दो अलग अलग एंजाइम्स हैं। जो हेक्सोकाइनेस होगा ना वो हमें समझ में आ रहा है इसके नेम से। हेक्सो मतलब कि 6 कार्बन की कोई भी शुगर हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फ्रक्टोज हो, ये उन सब पे एक्ट, चाहे वो गैलेक्टोज हो, चाहे वो मैनोज हो, उन सब पे ये एक्ट करेगा। लेकिन जो ग्लूकोकाइनेस है वो सिर्फ ग्लूकोज पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेस या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ग्लूकोकाइनेस भी लग सकता है, ठीक है। सॉरी
देख लें आप, ग्लूकोकाइनेज भी लग सकता है, इस तरह समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो काइनेज से हमने ये याद रखना है कि काइनेज जो है वो ज़्यादातर फॉस्फोराइलेशन करवा रहे होते हैं। अब ये फॉस्फोराइलेशन क्या है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करवा रहे होते हैं। तो जब भी हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज आप देखें तो समझ जाएँ कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। अब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो बॉडी में आएगा कहाँ से, तो पहले के जो ATP पड़े हुए हैं ना, ATP बॉडी में पड़े हुए थे पहले से, ATP जो मतलब पहले एनर्जी बनी थी, उसमें से ATP जो है वो हेक्सोकाइनेज ATP को यूज़ करेंगे और इसमें से फॉस्फेट ग्रुप निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा ADP, ठीक है, ADP बन जाएगा। अभी ATP और ADP क्या है, ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट से आपको समझ में आ रहा है कि ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, ठीक है। और जो ADP होता है वो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक इसमें से क्या हो गया, एक माइनस हो गया फॉस्फेट, और क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास ADP, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई यानी कि इसमें 2 फॉस्फेट बच गए, तो ADP जो है वो बाहर निकल गया साइकिल से, ATP यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो हमारे पास ADP, ठीक है, आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे ATP यूज़ हुआ है, ATP बना नहीं है, ATP यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ग्लूकोज, अब ATP से हमने फॉस्फेट लिया तो वो ग्लूकोज में लग गया, ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं, ये ठीक है, यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप अगर एक अटैच कर लें, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अगर हम अटैच कर लें, ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप अटैच, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही रहा, 6 कार्बन रहे, सिर्फ इसके 6th कार्बन पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, तो इसका मतलब इसके 6th कार्बन पे जो है वो क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक आपको बात, क्या हुआ कि सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप लग गया, ये फॉस्फेट ग्रुप लग गया, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये हम आपको क्या दिख रहा है, ये जो एरो है ये इरिवर्सिबल का है या रिवर्सिबल का है, ये इरिवर्सिबल का एरो है। तो आपने याद रखना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन वाला जो स्टेप होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के ज़रिए इरिवर्सिबल स्टेप होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आपको बस साथ साथ अभी देखना है और देखना है कि किस जगह फॉस्फेट जो है वो ऐड हो रहा है और क्या बन रहा है, ठीक है। फॉस्फेट ऐड होगा तो आपको पता है कि ATP का यूज़ होगा, ठीक है। और कौन सा एंजाइम लगेगा, काइनेज एंजाइम लगेगा, और ये हेक्सोज शुगर थी, यानी कि 6 कार्बन वाली शुगर थी, तो इसलिए इसको हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज, सिंपल है। उसके बाद जो है वो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ये ग्लूकोज में फॉस्फेट लग गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अब ये कैसे हुआ, तो इधर जो है जो एंजाइम लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है वो जो ये फ्रक्टोज क्या है, ग्लूकोज का आइसोमर है, ठीक है। सॉरी, आपको एंजाइम का नेम नहीं दिख रहा होगा, हम एरो को रिमूव कर देते हैं। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में आइसोमर हैं, आपको पता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज आपस में आइसोमर है, दोनों में 6 कार्बन होते हैं, सिर्फ ये फ़र्क डिफरेंस है कि ये ग्लूकोज और इसका आइसोमर है। तो इधर जो हमारे पास एंजाइम लगेगा वो लगेगा फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। सिर्फ आपने स्टेप याद रखना है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, फिर उसका आइसोमर बना, डेट इज़ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आपको ये खुद याद हो जाएगा कि कौन सा एंजाइम लगा, वो कैसे, तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज, फॉस्फोग्लूकोज कह सकते हैं हम इसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोज, नाम थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो फॉस्फोग्लूकोज भी कह सकते हैं। तो फॉस्फोग्लूकोज और आइसोमेरिज्म हुआ ना यहाँ पे, तो कौन सा एंजाइम कराएगा, आइसोमरेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमेरिज्म हुआ, तो फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। इसको याद रखने की टेंशन नहीं रहे, आप इसको समझने की टेंशन है। तो आपको जो है वो, भले आप FSC की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको साइकिल बनानी हो, या फिर आप MD गाइड की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें 20 से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, तो आप जो है वो रिएक्शन को याद रखें कि हो क्या रहा है। तो 6 फॉस्फेट था, ये वाला था, 6 कार्बन थे, उसमें फॉस्फेट अटैच था। अब ये सिर्फ इसका आइसोमर बन गया, सिर्फ आइसोमर बना है फ्रक्टोज की फॉर्म में, यानी कि ग्लूकोज जो है वो एल्डिहाइडिक शुगर थी और फ्रक्टोज जो है वो कीटोनिक शुगर होती है। बस आपको ये याद रखना है कि आइसोमेरिज्म हो गया। अब जो फ्रक्टोज था ना, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, एक फॉस्फेट ग्रुप था इस पर, ऐसे ही होगा ये भी, ठीक है, 3 4 5 और ये 6,
और एक हम इस पे लगा देते हैं क्या, फॉस्फेट ग्रुप लगा देते हैं इस पर, एक इस पर, इसकी भी 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया, तो ये हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा ना, तो हमारे पास एंजाइम लगेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। पहले हमारे पास जो एंजाइम लगा था, हमने देखा था फॉस्फोग्लूकोकाइनेज, अब लग गया फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कोई मुश्किल है इसमें, कोई याद रखने में इसको मुश्किल है? फॉस्फोफ्रक्टोज भी कह सकते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ नहीं दिख रही, रुकें, ये भी हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक सिंगल एरो यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये सेम एंजाइम से वापस साइकिल पलट नहीं सकती है। अब अगर साइकिल स्टार्ट हो गई है तो ये वापस इस एंजाइम के ज़रिए नहीं जा सकता है ये वापस। ठीक है, तो और यहाँ पे भी काइनेज, मैंने आपको बताया फॉस्फेट ऐड होगा, ATP यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी ATP यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी ATP यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे, यानी कि अब 6 पोजीशन पे तो फ्रक्टोज था, लेकिन अब 1 पोजीशन पे भी क्या आ गया, फ्रक्टोज आ गया। ठीक है, सॉरी फॉस्फेट आ गया, तो ये इसमें 2 फॉस्फेट हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाय यानी कि 2 और फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टेज 1 कंप्लीट। अच्छा, ये स्टेज को हम प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन की तैयारी हो रही है। अभी इधर ATP यूज़ हुए हैं, अभी तक क्या नहीं हुआ, ATP बने नहीं हैं, ATP सिर्फ अभी यहाँ तक यूज़ हुए हैं। चलो लेट्स बिगिन। दूसरे स्टेज पे जा रहे हैं हम, 4 स्टेजेस हैं मैंने आपको बताया टोटल। तो दूसरे स्टेज पे अगर हम देखें, सेकंड स्टेज पे जो है, अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना था, ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 दो प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। कौन कौन से प्रोडक्ट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। अब ये कौन से प्रोडक्ट आ गए, तो ये हमारे पास इसमें कितने कार्बन होंगे, इसमें हमारे पास दूसरी चीज़ें भी अटैच होती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ कार्बन को, चलो वही बना देती हूँ कि एक शुगर, ये 3 जो हैं वो कार्बन जो हैं वो हैं, और इसका जो 1, ये 1 पोजीशन हो गई, 2 नॉमेनक्लेचर तो आप सबको आता होगा, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फेट 3rd पोजीशन पे अटैच है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन होता है, इसमें भी 3 कार्बन होते हैं, सिर्फ ये कीटोनिक है और ये एल्डिहाइडिक है, सेम डिफरेंस। और इधर हमारे, सॉरी 3rd पोजीशन पे यहाँ से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स थे ना, ये भी आपस में जो है वो आइसोमर्स हैं, सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का फ़र्क है। तो डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो बना है, इसको आप भूल जाएं, क्योंकि ये भी जो है वो इसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 2-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बन गए, ये भी 3 कार्बन और ये भी 3 कार्बन। अब आपने याद रखने के 2 हमारे पास 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। सेकंड स्टेज पे हैं हम। अब जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, अब इसमें जो है वो एक नया मॉलिक्यूल लग रहा है, डेट इज़ NAD यानी कि निकोटीनामाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, NAD निकोटीनामाइड डाइफॉस्फेट, ये हमारे पास जो है वो लग रहा है NAD का मॉलिक्यूल, और इससे बन रहा है क्या, NADH2। क्या बन रहा है हमारे पास, NADH2। वो किस तरह के, इसमें से जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, इसमें हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, इसमें हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, इसमें से वाटर की रिमूवल होगी, सॉरी हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। वो किस तरह बनेगा कि हमारे पास एक तो 2 हाइड्रोजन्स की यहाँ पे रिमूवल हो जाएगी, और इसके अलावा 1 जो NADP, मैंने आपको क्या बताया, NADP लगा है। ठीक है, NADP लगा है, तो ये जो P है ना, फॉस्फेट है, ये P जो है ये फॉस्फेट है, ये इस P ने ये फॉस्फेट इसने इसको अपना दे दिया। ठीक है,
और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास NADH। क्या बन जाएगा ये NADH। फॉस्फेट इसने अपना इसको दे दिया, इसलिए ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, अब बन जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें भी 3 कार्बन है। अच्छा, अब यहाँ पे भी 3 थे, ये भी इसमें ही कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे एक NAD एक मॉलिक्यूल ने यूज़ किया, दूसरा NAD दूसरे मॉलिक्यूल ने, यानी कि जो एक और 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना उसने यूज़ किया। तो हमारे पास कितने NADH बन गए यहाँ पे यहाँ दूसरे कलर से हम देख लेते हैं, 2 NADH। ठीक है, 2 NADH जो है वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं। कौन से स्टेप में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज वाले स्टेप में। ठीक है, बहुत गंदगी हो गई है, उसको हटा देते हैं हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना ना, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 कार्बन है, 1 पे तो फॉस्फेट था ही, 3 पे भी फॉस्फेट लग गया है अब। ठीक है, तो अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो गए हैं। और कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि एक यहाँ से आया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, और ये भी डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के ज़रिए इसी में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन नहीं 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में जो है वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम लगेगा और ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये क्या हुआ, अब ये यहाँ पे जो है वो ATP प्रोड्यूस हुआ है, यानी पहली एनर्जी हमें मिली है, पहली एनर्जी मिली है ना। अभी तक हम सिर्फ यूज़ कर रहे थे NAD, अब हमें एनर्जी मिली है। तो ये हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि ये दो फॉस्फेट थे ना, एक ये फॉस्फेट था एक ये फॉस्फेट था, अब इसमें से एक फॉस्फेट जो है वो निकल गया, और जो ADP है ना, ADP था, ADP में से ADP पे ये जाके फॉस्फेट लगा और उसको बना दिया क्या, ATP बना दिया, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दिया। तो ये ATP हमें मिला, ये यूज़ नहीं हुआ, ये मिला। ठीक है, ये मिल गया। अब हम देखते हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट और फिर ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ये वाला स्टेप में क्या हो रही है, म्यूटेशन हो रही है। तो सिर्फ म्यूटेशन हो रही है थोड़ी सी, 3 से 2 पोजीशन पे, यानी 3 पोजीशन पे था तो 2 पोजीशन पे फॉस्फेट चला जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो इधर जो एंजाइम लगेगा वो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। आपने बस ये प्रोडक्ट के नेम जो हैं वो याद कर लेने, आपको एंजाइम्स के नेम खुद याद हो जाएंगे। और एक बार आप ये वीडियो गौर से देखें, समझ में नहीं आ रहा है एक और बार देखें, ठीक है। लेकिन आपने जो है वो फिर एक बार खुद से थोड़ी देर बाद, इस वीडियो को बंद करके थोड़ी देर बाद, पहले काम वाम में लग जाएं, थोड़ी देर बाद आपने जो है वो क्या करना है, इसको खुद से अपनी कॉपी में कहीं पे प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, कि क्या क्या बन रहा था, खुद से अपने माइंड पे आपने जो है वो थोड़ा ज़ोर डालना है और ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है। फिर अगर पूरी साइकिल बनाएं, फिर जहाँ पे आपको गलती लगती है तो वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आप देखें, ठीक है। वरना पूरी आपने साइकिल खुद से बनानी है, खुद से कोशिश करनी है, जितनी आ रही हो आप उतनी तो बनाएं, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना जो है वो गेन हुआ है। ठीक है, आपको याद हो भी रही है या नहीं। ठीक है, तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट तक हम पहुंच गए थे। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसमें भी जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं थोड़ी सी, इनोल ग्रुप की तरह ये बन जाता है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं हम इसको, मैग्नीशियम की मौजूदगी में होता है, और इनोलेज एंजाइम होता है, इनोलेज। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, तो इनोल से आप याद रखें कि इनोलेज एंजाइम है जो इनोल की फॉर्मेशन करवा रहा है। इनोल एक कंपाउंड होता है, इसलिए ये इनोल अलग कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो इनोलेज एंजाइम करवा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट और इनोलेज एंजाइम। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओ सॉरी, स्टेज 2 हमने देखा, स्टेज 3 हमने देखा, और स्टेज 4 भी हो गया। अच्छा, स्टेज 2 सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ये जो ब्रेकडाउन हो रही है ना 2 में, ये सिर्फ स्टेज 2 है। ठीक है, और जो हमारे पास स्टेज 3 है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से लेकर 3 फॉस्फोग्लिसरेट तक, 3 फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ से ग्लिसरॉल्डिहाइड से 3 फॉस्फोग्लिसरेट तक हमारे पास क्या है, स्टेज 3 है। ठीक है, और 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आगे पूरा जो एंड तक स्टेज है ना, आगे एंड तक जो हम स्टेज देखेंगे वो होगा स्टेज 4। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ATP आपने देख लिया, यहाँ पे हमें 2 NADP मिले, 2 NADH2 मिले हैं। ठीक है, यहाँ 2 हमें जो है वो NADH2 मिले हैं, और यहाँ पे एक ATP मिल चुका है, हमें एक ATP मिल चुका है।
और 2 NADH2 मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो अभी फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना इनोलेज की हेल्प से, वो हमारे पास ये आ गया। फॉस्फोइनोल पायरुवेट से सीधा सा लास्ट स्टेप है, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पायरुवेट था ही, ये भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये दिख रहा है आपको, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड हम लेके आ रहे थे, और कितने कंपाउंड ला रहे थे? 2 कंपाउंड लेकर आ रहे थे, 2 कंपाउंड ला रहे थे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, और 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पायरुवेट है, ये कीटो एसिड है। यहाँ तक होती है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, यहाँ तक होता है। ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस यानी कि जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो है वो स्टार्वेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो इसमें नेट गेन ऑफ एटीपी है और जो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन ऑफ एटीपी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास एटीपी से फॉस्फोइनोल पायरुवेट था, फॉस्फेट ग्रुप था। तो फॉस्फेट ग्रुप जब निकला तो मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट ग्रुप जब यहाँ से निकलेगा तो ये एटीपी जो है वो इसे रिसीव करने आ जाएगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक और एटीपी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें टोटल कितने एटीपी मिले? टोटल हमें 2 एटीपी मिल चुके हैं, और NADH कितने मिले? 2 NADH हमें मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा, एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस यानी ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में, तो ये जो पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं पायरुवेट और लैक्टेट में आपको कहाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है? और से देखें, C for 2 minutes, यानी कि ये जो कीटो ग्रुप होता है, आपको पता है ना ये कीटो ग्रुप होता है, CO ये कीटो ग्रुप होता है, और ये COH ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो पायरुविक एसिड और लैक्टिक एसिड यानी कि पायरुवेट और लैक्टेट में हमारे पास क्या डिफरेंस है? कीटो और एल्डिहाइड ग्रुप का डिफरेंस है। तो अगर ऑक्सीजन की स्टार्वेशन होगी या लैक्टेट को बॉडी में बनना होगा, तो ये हमारे पास इसमें हाइड्रोजन लग जाएंगे। हाइड्रोजन की एडिशन हुई ना, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा। ओके, क्या हुआ? ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, एक हाइड्रोजन OH के साथ लगा, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया। ऐसा ही है, तो ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए? NADH2 से आए, और ये NAD में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो हमारे पास NADH ये हमारे पास कहाँ बना था? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वाले G3PD हाइड्रोजनेस वाले स्टेप में बना था। अब वो तो यहाँ पे यूज़ हो गया, और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं तो दोनों NADH यूज़ हो गए। तो अब इससे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एनर्जी बननी थी वो तो बनेगी नहीं। तो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास क्या मिला? एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATP मिले। ठीक है, वो भी आप देखेंगे आगे। सॉरी, हाँ 2 ATP मिले हमें, और क्या मिला? सॉरी 2 ATP नहीं, 4 ATP मिले। मैं वापस आपको जाके बैक पे दिखा भी दूंगी। 2 मॉलिक्यूल्स थे और 2 बार ATP मिले, एक बार यहाँ मिला, 2 ATP यहाँ मिले, और एक बार इस स्टेप में पहले भी मिले थे, तो 4 ATP हो गए। 4 ATP मिले, लेकिन 2 ATP ऊपर यूज़ हो चुके हैं, वो आगे हम आगे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ATP मिले लेकिन 2 यूज़ हो गए, तो टोटल इसमें 2 ATP मिले, क्योंकि NADH जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके प्रोड्यूस करने वाला था वो लैक्टेट अगर बन जाएगा, अगर लैक्टेट बन गया तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी NADH वाली। ये NAD जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, और एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP देता है। NAD का मॉलिक्यूल देखो, 1 NAD, ये जो NAD है ना, ये एक मॉलिक्यूल कितने ATP देगा? 3 ATP देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके। लेकिन अब ये 1 NADH ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 3 ATP दे रहा था, लेकिन ये NADH यहाँ पे यूज़ हो गया, तो ये 3 ATP मिलेंगे ही नहीं। और 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 NADH हुए, है ना, 2 मॉलिक्यूल को लेके चल रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है ना, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो 2 NADH बने, यानी 6 ATP का हमें लॉस हो गया एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में जब ये 2 NADH जाएंगे
तो ये हमें कितने ATP देंगे, ये हमें देंगे 6 ATP, ठीक है। 1 NADH 3 ATP, 2 NADH 6 ATP देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके, बस ये आपने याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्विज़ वगैरह भी हैं आप लोगों के लिए, उसको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। पहले हम जो है वो एनर्जी यील्ड ऑफ ग्लूकोज एनर्जी यील्ड देख लें पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी कि एक ग्लूकोज से जो अभी हम पीछे देख कर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? एक हमारे पास ATP, इस तरह समझ में नहीं आएगा, इसे आप गौर से देखें, पहले आप खुद से कैलकुलेशन करें। अगर आपको खुद समझ में नहीं आता तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारे पास 2 ATP प्रिपरेट स्टेज 1 में यूज़ हुए थे, 2 ATP स्टेज 1 में 2 ATP यूज़ हुए थे, वही 2 ATP की यहाँ पे बात हो रही है। फिर हम नीचे आ गए थे, एक जगह 1 ATP प्रोड्यूस हुआ था और एक लास्ट स्टेप में 1 ATP प्रोड्यूस हुआ था। और ये भी मैंने आपको बताया NADH, जो 2 NADH बने ना, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वही जो मैंने आपको बातें बताई वो यहाँ पे प्रेजेंट है। 6 ATP की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 ATP बने, 2 ATP बने थे, 2 है ना, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थे, तो कितने ATP बने, 2 ATP बने और ये 2 ATP बने। मैंने आपको बताया 6 ATP हमें किससे मिले, NADH से मिले, और 2 और 2 2 और 2 4 ATP जो है वो हमें किससे मिले, 4 ATP हमें किससे मिले, 4 ATP चेन में मिले, हमें 2 बार मिले और 2 मॉलिक्यूल थे तो 4 मिले, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 10 ATP हो गए, 10 ATP हो गए। और 10 ATP में से ये 2 ATP जो यूज़ हुए इनको माइनस कर लेते हैं हम। अब इनका तो यूज़ हो गए, तो ये तो हमें एनर्जी नहीं मिली, तो कितने ATP मिले, 8 ATP मिले। कितने ATP मिले हमें टोटल, 8 ATP मिल गए, ठीक है, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। और एनारोबिक में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो 6 NADH हैं, 6 ATP हैं, वो हमारे लॉस हो गए। क्यों? क्योंकि NADH जो हमारे पास मिला था, जो एक NADH 3 ATP दे रहा था वो, और 2 NADH हमें कितने ATP दे रहे थे, 2 NADH हमें 6 ATP दे रहे थे, वो तो अब बन ही नहीं रहे। 2 NADH हमने पायरुवेट से लैक्टेट की कन्वर्जन में यूज़ कर लिए, तो अब ये क्या होगा, 2 पायरुवेट थे, 2 लैक्टेट में कन्वर्ट हो गए, 2 NADH हमें नहीं मिले, तो 6 ATP हमें नहीं मिले। अब 10 में से हम 6 माइनस कर लें तो कितने बचे, 4 ATP बचे हमारे पास। चलो 4 ATP तो बचे, लेकिन 4 ATP में से भी जिस तरह 2 हमने पीछे माइनस किए क्योंकि 2 पर यूज़ हो गए, वो हमारे काम के नहीं है, तो कितने ATP बचे हमारे पास, 2 ATP बचे सिर्फ। तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP मिलते हैं हमें, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP का नेट गेन होता है। ये सब आपने याद रखना है, और याद रखने के लिए आपको वो साइकिल याद होनी चाहिए, और वो साइकिल याद होने के लिए आपको प्रोडक्ट्स याद करें आप। और मैंने आपको बताया जिस तरह उस तरह आपने करना है, बस आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर याद हो जाएगी वो। कि आपने क्या करना है, खुद से थोड़ी देर बाद ये वीडियो देखें, आप एक बार देखें, 2 बार देखें, कि आपको याद हो जाए वो। उसके बाद आपने आधे 1 घंटे बाद खुद से उसको ट्राई करना है, या फिर अगर आप फ्री नहीं है तो रात को सोने से पहले ज़रूर उसको जो है वो ट्राई करना है, आपने बना के जो है वो देखनी है खुद से कि आपको कितना याद हुआ। अगर थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग होंगी तो वो फिर आपको, अगर आप उसको रिवीजन भी करेंगे ना, वापस वीडियो देखें, रिवाइज़ करें कहाँ मैं जो है वो लूज़ कर रहा हूँ, कितने ATP बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे, नेट गेन वगैरह, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आप जब देखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है वो बहुत अच्छी से ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो याद जब आपको साइकिल हो जाएगी और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप चैट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं क्विज़ की तरफ। होप सो कि आप सबको इंशाल्लाह क्विज़ अटैम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत अच्छा क्विज़ आप अटैम्प्ट करेंगे। और आप अपने क्वेश्चंस को, आंसर को इस तरह करें कि कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर्स, ताकि हमें भी पता चले कि आपको आया या नहीं, तो अपने आंसर जो हैं वो विथ क्वेश्चन नंबर, अलॉन्ग विथ क्वेश्चन नंबर अपने आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाएँ, जैसे जैसे क्विज़ आज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने कमेंट कर देना है उनको। फिर हम साथ साथ भी आपको MCQs के
करेक्ट आंसर बताते रहेंगे और एक्सप्लेनेशन वगैरह भी मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम है जो कि कौन सा एंजाइम है जो इरिवर्सिबल, रेट लिमिटिंग एंड कमिटेड स्टेप करता है ग्लाइकोलिसिस का। कमिटेड का मतलब मैं आपको बता दूं कि अब जो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो चुका है ना, अब ये ग्लाइकोलिसिस के अलावा किसी और चेन में नहीं जा सकता, यानी किसी और रिएक्शन में नहीं जा सकता, तो कमिटेड स्टेप इसे कहेंगे, ठीक है। अब आप सोचें ये कौन सा स्टेप है जो कि, ठीक है, कौन सा एंजाइम है जो इस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करता है जो कि इरिवर्सिबल भी है और रेट लिमिटिंग भी है और ग्लाइकोलिसिस ही होगा इसके बाद। हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं इसे हम, ये इरिवर्सिबल भी था। 2 स्टेप्स थे ऐसे, याद है आपको, 2 स्टेप्स थे ऐसे जो इरिवर्सिबल थे। लेट्स सी कि आपको आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो होप सो कि आपको आंसर पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास आंसर बी, डेट इज़ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब आप सोच रहे होंगे कि हेक्सोकाइनेज क्यों नहीं है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा था, फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, ठीक है। और ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप था, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट वाला जो स्टेप था ये रेट लिमिटिंग भी था, लेकिन हेक्सोकाइनेज वाला स्टेप भी तो इरिवर्सिबल था और ये भी रेट लिमिटिंग था। तो ये क्यों नहीं, क्योंकि जब हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, तो हमारे पास ये हेक्सोकाइनेज से ग्लूकोज से जो हेक्सोकाइनेज वाला स्टेप था उसमें ग्लूकोज से क्या बन रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, है ना। तो ये हमारे पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना के क्या भी बना सकता है, ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन भी कर सकता है। इसलिए, और ग्लाइकोजन मुझे पता है आप लोगों ने बताना है कमेंट बॉक्स में कि ग्लाइकोजन क्या होता है, ठीक है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन भी कर सकता है। इसलिए ये वाले स्टेप को हम, इन्होंने क्या बोला, कमिटेड स्टेप। कमिटेड स्टेप का मतलब है कि अब इसकी ये ग्लाइकोलिसिस में ही जाएगा ग्लूकोज और कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये वाला भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन क्योंकि कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोला तो ये वाला आंसर क्रॉस हो गया और ये वाला आंसर जो है वो आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मज़ा आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज़ ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, प्रिपरेटरी फेज यानी कि स्टेज 1 फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, हाउ मैनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का था उसमें कितने एटीपी कंज्यूम हो रहे थे प्रिपरेटरी फेज में, यानी कि स्टेज 1 में। तो हमें पता है, चलें आपका वेट करते हैं कि आप कितनी देर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों ने अपने आंसर जो हैं वो तैयार कर लिए होंगे एंड द आंसर इज़ आंसर बी, डेट इज़ 2 एटीपी। एक एटीपी हमारे पास कहाँ से, ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो 6 पे फॉस्फेट लगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट बना, ठीक है। तो 2 एटीपी यूज़ हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, डेट इज़ व्हाट इज़ द नेट यील्ड ऑफ ATP एंड NADH प्रोड्यूस पर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। चलें देखते हैं आपको यह आंसर आता है या नहीं, यानी कि नेट यील्ड ऑफ ATP और NADH कितना हुआ एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, यानी पूरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, G3P के मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही, ड्यूरिंग एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ये इंपॉर्टेंट बात है, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। होप सो आपको आंसर पता होगा, कितने ATP और कितने NAD। नेट यील्ड बोली हमें, यानी कि जो मिल गए हैं, जो यूज़ हुए उन्हें हटा के बनाए। तो उसका आंसर है 2 ATP। 2 ATP मिले हमें, 4 मिले थे लेकिन 2 जो हैं वो यूटिलाइज हो गए थे, तो उन्हें हम काउंट नेट यील्ड में नहीं करते हैं। और 2 NADH, ठीक है, क्योंकि एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको मज़ा आ रहा होगा।
substrate level phosphorylation in glycolysis occurs during the reaction catalyzed by which enzyme? ठीक है, ऑप्शन है हेक्सोकाइनेज, G3P डिहाइड्रोजनेज, पायरुवेट काइनेज और इनोलेज। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि जो सबस्ट्रेट है ना, उसने अपना जो सबस्ट्रेट था हमारे पास, सबस्ट्रेट यानी कि एक एंजाइम होता है, एंजाइम पे जैसे कि ग्लूकोज था ना तो वो सबस्ट्रेट था, फ्रक्टोज था यानी जो प्रोडक्ट्स हम बोल लेते हैं ना, जो प्रोडक्ट थे वो सबस्ट्रेट थे। तो सबस्ट्रेट ने अपना फॉस्फेट जो है वो दिया है एडीपी को अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है वो इसने दे दिया है और वहाँ पे एटीपी बना है। तो एटीपी याद करें कौन कौन से स्टेप में बना था, कौन सा ऐसा है जहाँ पे एटीपी बना था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुई थी ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय विच एंजाइम, ठीक है। होप सो आपको इसका आंसर पता होगा और इसका आंसर है पायरुवेट काइनेज, जहाँ पे पायरुवेट से हमारे पास पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बना था, पायरुवेट, ठीक है। यहाँ पे एक एटीपी की प्रोडक्शन हुई थी ना हमारे पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, जब पायरुवेट बना था तो एटीपी ने आके जल्दी से फॉस्फेट ग्रुप ले लिया था और वो एटीपी में कन्वर्जन हो गई थी। तो इसे कहते हैं सबस्ट्रेट, यानी कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट में से एटीपी लिया और एटीपी में कन्वर्जन हो गई, दैट इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज अंडर एरोबिक कंडीशन इन ह्यूमन स्केलेटल मसल सेल्स पायरुवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टेट इन ऑर्डर टू रीजनरेट विच वाइटल कोएंजाइम, यानी कि अगर ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक फेज़ में जा रहा है तो वो क्यों जाएगा, उसका रीज़न क्या है, क्या प्रोड्यूस करना है उसको जिसके लिए वो हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, क्या चाहिए उसे वापस से साइकिल को रीस्टार्ट करने के लिए, तो इसका आंसर है आंसर बी, डैट इज़ NAD। ये क्वेश्चन भी एमडीकेट में बहुत ज़्यादा आता है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि ये सेल में तो होता है लेकिन सेल के किस पोर्शन में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या कहाँ होता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और कमेंट करना है कि आप कौन सी वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट जिस पे लेक्चर बनाया जाए, ठीक है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, होप यू विल फाइंड दिस वीडियो enjoying and interesting. If you really like the video, do like and subscribe Matt Grace. And thank you. Allah Hafiz.